हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट पुरस्यूट विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चरों में हमने अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के भिन्न भिन्न तरह के एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करी है। अब उसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम आपको दो सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम जब भी किसी मॉडल को फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपना डेटा इकट्ठा करते हैं और डेटा इकट्ठा करके हम उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको हम एस्टिमेट कर लेते हैं और जो भी हमारी उन पैरामीटर्स की वैल्यू आती है उसके द्वारा हम अपना मॉडल फिट कर लेते हैं। अब हमने तो अपनी ओर से सारे जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी अच्छी वैल्यू को इस्तेमाल किया है, उनको निकाला है और उसके द्वारा अपना मॉडल निकाला है। लेकिन एक तब भी मूलभूत सवाल हमारे ये आता है कि ओवरऑल हमारा मॉडल किस प्रकार से फिट हुआ है, मॉडल हमारा अच्छा है कि ख़राब है। तो इस प्रकार को इस सवाल का जवाब किस प्रकार से दिया जाए और अपने फिट करे मॉडल में हम गुडनेस ऑफ फिट को कैसे चेक करें, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा कैसे चेक करें, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और दूसरा आप हम बात करेंगे कि आपने देखा कि जो हमारे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हैं या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इत्यादि बहुत सारे टेस्ट हैं, या हमारा जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन भी है, इसके द्वारा हमको जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा मूलभूत सिद्धांत ये कार्य करता है कि हमारे ऑब्जर्वेशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकल रहे हैं या हमने सैंपल अपना एक नॉर्मल पॉपुलेशन से निकाला है। अर्थात जो हमारा सैंपल है उसकी जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो हमारी नॉर्मल है। अगर ये एजम्पशन हमारा वायलेट हो जाएगा देन तो हमारे सारे के सारे एजम्पशंस हमारे और वायलेट हो जाएंगे और उसके कारण हमने जो भी यहाँ पे रिजल्ट निकाले हैं, चाहे टी स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे एफ स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स हो, सभी के पीछे हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। ये सारे के सारे हमारे रिजल्ट्स भी जो हमने निकाला है उससे डिविएट कर जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा सबसे पहला काम तो यही होता है कि जब हमारे पास डेटा आता है तो ये कोई भी प्रोसीजर लगाने के पहले हमको उसको टेस्ट करना चाहिए कि हमारे डेटा में क्या नॉर्मलिटी सेटिस्फाइड होती है। ये उसी प्रकार का कार्य है कि जब कोई डॉक्टर कोई ऑपरेशन करना चाहता है तो ऑपरेशन करने के पहले वो देख लेता है कि उस इंसान के जो बॉडी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ब्लड शुगर लेवल हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, यह सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है। और जब नॉर्मल होता है उसी के बाद उसको ऑपरेशन करता है। उसी प्रकार से हम भी ये चेक करते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मल है कि नहीं है और नॉर्मल डेटा होने के बाद ही हम अपने बाकी सारे जो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हैं उनको करते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर में यहाँ पर इन दो एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इन सवालों का जवाब हम कैसे निकालेंगे और उनको अपने हम इस आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। अब हम जब भी अपना कोई अगर एक मॉडल अपनी डेटा की बेसिस पे निकालते हैं तो उस मॉडल की गुडनेस और फिट को चेक करने के लिए कि हमारा मॉडल वो अच्छा है कि ख़राब है, हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम आर स्क्वायर के द्वारा दिखाते हैं। ये देखिए उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है वाई और इनके बीच में अगर हम स्कैटर डायग्राम अगर हम निकालते हैं और अगर हम कहते हैं कि वाई हमारा एक्स पर डिपेंड करता है और इस तरह की लाइन अगर बन के आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये इसमें हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट काफ़ी अच्छा है और हमारी ये जो लाइन यहाँ से फिट होगी ये हमारी लाइन अच्छी होगी। लेकिन यही अगर हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा आता है और यहाँ पे अगर हम एक्स और वाई को फिट करते हैं और अगर हम डेटा की में लाइन ऐसी निकालते हैं तो अब देखते हैं कि ये डेटा हमारी लाइन से दूर दूर है। तो इस केस में हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा कम होगा और हम कह सकते हैं कि इस केस में जो अगर हमने ये जो भी अपना मॉडल निकाला है ये हमारा बहुत अच्छा नहीं होगा। जबकि पहले वाले केस में यहाँ पर जब हमने अपना जो भी लाइन निकाली है ये एक हमारी अच्छी लाइन होगी, अच्छी इन द सेंस कि ये जो हमारा बाकी डेटा पॉइंट्स हैं इस लाइन के काफ़ी करीब में है, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को ज़रा सा अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक है वाई और साथ में हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल है x1 x2 xk।
तो अब यहाँ तो मैंने आपको 2 डायमेंशन में देखिए ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, लेकिन अगर हम एक हाई डायमेंशन में अगर एक ग्राफ इस तरीके बनाना चाहें तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होगा और उसको शायद हमारे लिए यहाँ पे बनाना भी बहुत कठिन है। लेकिन हम इसका जो कॉलेशन कॉफिशिएंट है ये तो हम निकाल ही सकते हैं। तो जिस तरीके से एक y और एक x के बीच में हमारा जो कॉलेशन कॉफिशिएंट का कॉन्सेप्ट होता है उसी को अगर हम एक्सटेंड करना चाहें और अगर हम कहें कि हमारे पास एक y है और एक हमारा ग्रुप ऑफ वेरिएबल है x1 x2 xk, इनके बीच में अगर हम इस सिंपल कॉलेशन कॉफिशिएंट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल कॉर्डिनेशन कॉफिशिएंट, राइट। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल y और एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल x1 x2 xk के बीच में हम अपना मल्टीपल कॉलेशन कॉफिशिएंट निकालते हैं और उसके द्वारा हम अपनी गुडनेस ऑफ फिट को उसी कॉन्सेप्ट से जज करने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एक बाई वेरिएट केस में जहाँ पर हमारे पास एक y और एक x था वहाँ पे जज करने की कोशिश करी है, राइट। तो ये जो हमारा r होता है यहाँ पे हमने लिखा है जो r स्क्वायर, इसका r क्या है हमारा, हम मानते हैं कि r हमारा y और x1 x2 xk के बीच में मल्टीपल कॉलेशन कॉफिशिएंट है और जो r स्क्वायर क्या है ये हमारा इस मल्टीपल कॉलेशन कॉफिशिएंट का स्क्वायर है जिसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट। तो ये जो हमारी कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू होती है, आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये हमको एक कॉमन भाषा में ये दिखाती है कि हमारा जो सैंपल है उस रिग्रेशन लाइन से किस प्रकार से और कितने अच्छे से फिट हुआ है और इसकी जो वैल्यू आती है उसको हम इस प्रकार से कंसिडर करते हैं कि ये हमारे गुडनेस ऑफ फिट का एक मेजर है, अर्थात ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि हमारे उस मॉडल में गुडनेस ऑफ फिट कितनी है, राइट। तो अब अगर हम आपको यहाँ पे इसका मैथमेटिकल सेटअप अगर दिखाना चाहें कि ये मल्टीपल कॉलेशन कॉफिशिएंट क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, देन आपको हम जब एनालिसिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा एजम्पशन लेने वाले हैं कि हमारा जो मॉडल है वो मॉडल विद इंटरसेप्ट टर्म है, राइट। हमारे मॉडल के अंदर इंटरसेप्ट टर्म है। उसके पीछे कारण ये है कि हम जिस तरीके से अपना आर स्क्वायर डिफाइन करने वाले हैं उसमें से अगर मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म नहीं होगा तो उसकी परिभाषा कुछ और हो जाएगी। तो इसलिए जिस प्रकार से हम अपना आर स्क्वायर डिफाइन करने वाले हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ये एज्यूम करें कि हमारे मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म है। तो जब हमारा यहाँ पर हमने देख लिया है, यहाँ पर x1 की वैल्यू हमने ले ली एक्चुअली में 1, तो आपके पास यहाँ से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x2 x3 xk हो गए। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कितने हो गए, k-1 और साथ में एक इंटरसेप्ट टर्म है। इस मॉडल के अंदर अगर हम अपने कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या स्क्वायर ऑफ मल्टीपल कॉलेशन कॉफिशिएंट आर स्क्वायर को डिफाइन करना चाहें तो ये हम इस प्रकार से कर सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई एक्स ट्रांसपोज वाई डिवाइडेड बाई वाई ट्रांसपोज वाई। आप ये देखेंगे कि ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी रेंज हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, राइट। और इसके पीछे हमारे पास इसका भी एक पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है, लेकिन हम यहाँ पर इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को अवॉइड कर रहे हैं, राइट। और इसी आर स्क्वायर को अगर हम अपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के टर्म्स में भी अगर हम दिखाना चाहें तो भी हम उसको दिखा सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे आपने कहा था कि एस एस टोटल को आपने एस एस रिग्रेशन और एस एस एरर इसके बीच में ऑर्थोगोनली पार्टीशन किया था। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई भी अगर हमारा मॉडल अच्छा है तो मॉडल अच्छा कब होगा, जब उसके अंदर रैंडमनेस कम से कम होगी, राइट। अर्थात जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर है ये हमारा कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। या हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉडल हमारा अच्छा कब होगा, जब हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन ये हमारा मैक्सिमम होगा। और आपको इस बात को ध्यान देना है कि एस एस टोटल जो है ये तो हमारा फिक्स क्वांटिटी है, राइट। ये तो हमारे गिवन डेटा पर बेसिस पर ये डिपेंडेंट होता है, तो जो वो फिक्स है तो फिक्स है, तो हमको खाली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अपने इस एस एस रिग्रेशन और एस एस टोटल इसका अगर हम रेशियो निकाल लें तो ये हमको दिखा देगा कि हमारा जो मॉडल है किस प्रपोर्शन में सम ऑफ स्क्वायर्स रिग्रेशन के द्वारा मॉडल हमारा कितना अच्छा फिट हुआ है
इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसीलिए हम अपने इस आर स्क्वायर को इस प्रकार से सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल, इसके द्वारा भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये यहाँ से भी हमारा आराम से आ सकता है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं, दोनों हमारे इंटरकनेक्टेड हैं। और इसी सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन को अगर हम ऐसे लिख दें, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल डिवाइडेड बाई एस एस टोटल, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 1 माइनस एस एस रेस्ट डिवाइडेड बाई एस एस टोटल। और इसी चीज़ को अगर हम इनके एस एस रेजिडुअल और एस एस टोटल की एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा 1 माइनस ई ट्रांसपोज ई डिवाइडेड बाई समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर के फॉर्म में निकल आएगा, जहाँ पे ई आपका क्या है, ई आपका क्या है, रेजिडुअल, राइट। तो बेसिकली ये समेशन ई आई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए हम अपने इस आर स्क्वायर को डिफाइन करते हैं। अब आर स्क्वायर को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है। तो जो हमारा आर स्क्वायर है ये हमारे मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर को नापता है, जो हमारा उस मॉडल का जो गुडनेस ऑफ फिट है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा दिखाता है कि मॉडल की हमारी एडिक्वेसी कितनी है, और ये मॉडल की एडिक्वेसी को इस प्रकार से मेजर करता है कि हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की कितनी ताकत है कि वो मॉडल में छुपे हुए वेरिएशन को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की एक्सप्लेनेटरी पावर को ये मेजर करता है, उसको इंडिकेट करता है, राइट। और जैसे मैंने बताया कि अगर हम अपना इंटरसेप्ट टर्म या जो कांस्टेंट टर्म अगर हम अपने मॉडल में नहीं लेते हैं, तो जिस तरीके से मैंने ये आर स्क्वायर को डिफाइन किया है यहाँ पे, ये तरीका है, इस तरीके से हम इस आर स्क्वायर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारे मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, अगर हम फिर भी इसी आर स्क्वायर के फॉर्म को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ केसेस में आर स्क्वायर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। आप भी सोचिए कि एक स्क्वायर वैल्यू भला नेगेटिव कैसे हो सकती है। तो अब दूसरा सवाल आता है कि अगर हमारे मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म नहीं है तो क्या किया जाए। तो इसका उत्तर ये है कि अभी तक हमने कुछ एक एडहॉक मेजर्स लोगों ने डिफाइन किए हैं कि अगर हमारी रिग्रेशन लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, अर्थात अगर रिग्रेशन लाइन में कोई इंटरसेप्ट टर्म नहीं अगर है, तो उस केसेस में गुडनेस ऑफ फिट को किस प्रकार से मेजर किया जाए। लेकिन ये हमने जैसा कहा कि ये खाली एडहॉक मेजर्स हैं और ये बस आपको कुछ वैल्यू दे देते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी वैल्यू नहीं होती या उस पर डिपेंड करना बहुत कठिन होता है, लेकिन बस काम चलाऊ वैल्यूज़ होती हैं ये। तो इसलिए ये हमारे सामने एक अभी भी समस्या है कि अगर हमारे मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म नहीं है तो उसके गुडनेस ऑफ फिट को किस प्रकार से मेजर किया जाए। तो डेफिनेटली आप आर स्क्वायर को इस्तेमाल नहीं करिए, बाकी हमारे पास कुछ और मेजर्स होते हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब आर स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो जैसे आपने देखा कि आर स्क्वायर हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो अगर हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं कि हमारा मॉडल का जो फिट है वो सबसे ख़राब है। और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 आती तो हम कहते हैं कि मॉडल हमारा बेस्ट फिटेड है, अर्थात मॉडल बहुत अच्छा फिट हुआ है। उसी तरीके से अगर आर स्क्वायर की कोई भी 0-1 के बीच में वैल्यू आती, जैसे उदाहरण के लिए 0.95, तो यह इंडिकेट करता है कि हमारा मॉडल में 95% जो वेरिएशन है स्टडी वेरिएबल की वैल्यूज़ में, वो हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के द्वारा एक्सप्लेन हो रहा है। या सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ये हमारा मॉडल 95% अच्छा है। और उसी तरीके से अगर हम आर स्क्वायर की और कोई वैल्यू 0-1 के बीच में ले देंगे तो वो हमको उस मॉडल की जो एडिक्वेसी है उसके बारे में बताएगा, राइट। अब अगर इस आर स्क्वायर के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को ऐड कर देंगे, देन हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये इसको हम ड्रॉबैक क्यों बोल रहे हैं? ड्रॉबैक इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई अच्छे वेरिएबल ऐड किए और अगर आपके मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही तो आप कहोगे कि हमारा मॉडल अच्छा होता जा रहा है। लेकिन अगर आपने इतने कुछ इररिलेवेंट जो हमारे वेरिएबल फालतू के हैं उनको अगर आपने अपने मॉडल में ऐड कर दिया तो फिर भी हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये हमको ऐसा लगेगा कि हमारा मॉडल और अच्छा हो गया, जबकि हमारा मॉडल अच्छा नहीं हो रहा होगा। तो इस एक लिमिटेशन को, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने आर स्क्वायर का एक और फॉर्म डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर, राइट। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कि अगर हम अपने वेरिएबल्स में अगर हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को ऐड करते जा रहे हैं और उसके कारण हमको एक बहुत अच्छी सी पिक्चर मिल रही है कि हमारा मॉडल अच्छा होता जा रहा है, इस बात को करेक्ट करने के लिए हम एडजस्टेड आर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं आर बार स्क्वायर, या हम इसको कहते हैं ADJ
आर स्क्वायर। और इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं 1 माइनस एस एस रेस्ट डिवाइडेड बाई एन माइनस के डिवाइडेड बाई एस एस टोटल डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि एन माइनस के और एन माइनस 1 क्या है। एन माइनस के एस एस रेजिडुअल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में, और ये जो n-1 है ये आपकी SS टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में। तो ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा कि 1 माइनस n-1 अपॉन n माइनस के और इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार से हम अपने इस एडजस्टेड आर स्क्वायर को हम डिफाइन करते हैं। अब जरा सा इसी चीज़ को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके लिए हम अपना जो पहले वाला उदाहरण है उसको कंसीडर करते हैं, जहाँ पर हमने 20 स्टूडेंट के मार्क्स लिए थे और जो उनके एग्ज़ाम में 250 में से नंबर आए हैं उनको हमने रिकॉर्ड किया है वाई के अंदर, और 3 हमारे पास वेरिएबल हैं x1, x2, x3 जो हमारे इंडिकेट करते हैं कि x1 दिखाता है कि उस स्टूडेंट ने एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई करी है, x2 दिखाता है कि उस स्टूडेंट ने एक महीने में कितने असाइनमेंट जमा किए हैं, और x3 दिखा रहा है कि उस स्टूडेंट ने एक हफ्ते में कितने घंटे खेला है। और उसी का डेटा देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम कहें ये स्टूडेंट नंबर हमारा है 1, इसके 180 नंबर आए हैं 250 में से, और उस स्टूडेंट ने 34 घंटे हर हफ्ते पढ़ाई करी है, उसने हर महीने 3 असाइनमेंट जमा किए हैं, और उसने हर हफ्ते 15 घंटे खेला है। और उसी तरह के मैंने यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन ले लिए, और हमने इसका मॉडल पहले निकाला था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी हमारी मॉडल की फिटिंग किस प्रकार की थी, राइट। तो आपको याद होगा कि अपने इस लीनियर मॉडल के कमांड में एक समरी कमांड को यूज़ किया था। उस समरी कमांड के द्वारा हम उसका जो आउटपुट होगा हम उसको उसमें देखेंगे कि हमको वहाँ पे आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा कमांड और अगर हमको इसको खाली इसमें से आर स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम अपना एलएम के ऊपर जो भी समरी कमांड के जैसा हमने पहले इस्तेमाल किया है उसी को हम यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे फिर हम डॉलर साइन लगा करके आर डॉट स्क्वायर कर देंगे, आर डॉट SQUARED। तो ये हमको आर स्क्वायर की वैल्यू देगा। और जो भी अगर हम यहाँ पे अगर हम डॉलर के साथ में लिख देंगे ADJ डॉट आर डॉट स्क्वायर SQUARED, तो ये हमको एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू दे देगा। तो चलिए हम इसको ज़रा अपने इस डेटा में लगाते हैं और देखते हैं कि इसको आप किस प्रकार से निकाल रहे हो। तो देखिए इसी में हमारा मॉडल क्या हो गया, y इक्वल टू β0 प्लस β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3 प्लस एप्सिलॉन। और इसके ऊपर हमारे जो भी 20 ऑब्जर्वेशन हैं उनको हमने x1 x2 x3 और y डेटा वेक्टर्स में हमने उनको यहाँ पर स्टोर कर लिया है, राइट। अब उसके बाद में हमने यहाँ पे जो अपना समरी कमांड लगाया था हम उसको देखते हैं। तो समरी कमांड में अब हम यहाँ पे आप अगर नीचे की ओर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीपल आर स्क्वायर 0.995, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडजस्टेड आर स्क्वायर 0.9994। तो देखिए यहाँ से ये आपको इसकी वैल्यू को दिखा रहा है कि ये आपकी इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू है, राइट। उसके साथ ही जरा हम यहाँ पर अपने इस आउटकम में हमारे कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं उसकी बात भी कर लेते हैं, सो दैट कि आपको ये पूरा आउटकम समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम ऊपर से चलते हैं। तो देखिए ये हमारा एलएम क्या हो गया, ये तो कमांड हो गया जो आपने दिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए रेजिडुअल्स के बारे में है। अब रेजिडुअल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है, आपने यहाँ पे E1, E2, E20 आपने वैल्यूज़ निकाल ली थी, राइट। तो इन 20 वैल्यूज़ का जो भी समरी कमांड है उसके ऊपर आपने यूज़ किया है। जैसे आपको याद होगा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने समरी कमांड को यूज़ किया था, जिसके ऊपर हमको 5 पॉइंट्स पर वैल्यूज़ मिलती थी, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल। तो वही चीज़ यहाँ पे इसने यहाँ पे दिया है। आप अगर देखेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू, ये जो हमारी E1, E2, E20 की वैल्यूज़ आई हैं इसके ऊपर उसने समरी कमांड लगा दिया। आप ऐसे मान सकते हो, इसने आपको मिनिमम वैल्यू दे दी, उसने आपको फर्स्ट क्वार्टाइल दे दिया, उसने आपको सेकेंड क्वार्टाइल मीडियन दे दिया, उसने आपको थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू दे दी और उसने मैक्सिमम वैल्यू दे दी, राइट। तो देखिए अगर हम ऊपर से यहाँ से चलते हैं तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप उसके नीचे जब आप आते हो कोफिशिएंट्स में ये हम लोग पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि ये एस्टिमेट्स हैं, स्टैंडर्ड एरर, टी वैल्यू और पी वैल्यू है, और हम इसमें से सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो देखिए ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया। तो अब हम ऊपर से यहाँ तक, नीचे तक, यहाँ तक आ गए, राइट। और उसके बाद में अब आप अगर देखेंगे तो देखिए ये तो इसने आपको दे दिया रेजिडुअल स्टैंडर्ड एरर। मैं अपना कलम का रंग बदल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इसने आपको दे दिया रेजिडुअल स्टैंडर्ड एरर
ऑन 16 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये आपका क्या है, इसने आपको आपने सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेट कैसे निकाला था, एस एस रेस डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड माइनस के, राइट। तो इसने एस एस रेस की वैल्यू यहाँ पे निकाली और उसने उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया और उसने उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो ये उसकी स्टैंडर्ड एरर आ गई। ये वैल्यू इसने आपको यहाँ पर ये दी है 0.922 और उसके साथ में आपने देखा था कि उसकी n-k की वैल्यू कितनी आएगी, n-k की वैल्यू है 20-4 अर्थात 16। तो देखिए ये 16 की वैल्यू आपको यहाँ पे ये 16 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में दी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये अब हम अपने एरो को और नीचे ला सकते हैं। इसके बाद आपने देखा कि ये आपका मल्टीपल आर स्क्वायर अर्थात कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन के बारे में अर्थात उस मॉडल की गुडनेस ऑफ फिट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। और सबसे अंत में आप अगर देखेंगे तो अंतिम लाइन में आपको एफ स्टैटिस्टिक दी हुई है, जो यहाँ पे लिखा है एफ स्टैटिस्टिक इक्वल टू 1.07 इंटू 10⁴ और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी दी है 3 और 16 और साथ में पी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 2.2 इंटू 10⁻⁻16। ये आपकी काहे के बारे में है, ये आपकी एनोवा के बारे में है, राइट। तो अब आपने देखा कि ऊपर से नीचे तक आपने इस कमांड में जो भी आपका आ रहा है ये आपने यहाँ पर इसका एक एक चीज़ आपने बहुत आराम से समझ लिया और हमने एक एक चीज़ आपको मैंने यहाँ पे समझा दी है। अर्थात अब यह पूरा जो आउटकम को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम देखिए यही स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैंने मल्टीपल आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी है। तो ये आपको आर स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है और ये आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है। यूजुअली आप अगर देखोगे कि जो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू से प्रायः कम ही होगी, बहुत ही मार्जिनली कम होती है, वो थोड़ा सा कम होती है लेकिन कम होती है, राइट। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है, आपने देखा कि आर स्क्वायर को आपने इस प्रकार से डिफाइन किया था एस एस रिग्रेशन डिवाइडेड बाय एस टोटल। इसकी आप अगर वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगी 0.995 और जो एडजस्टेड आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन आपका क्या था इस प्रकार का था, इसके द्वारा आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो आपने देखा कि ये आपको करना बहुत ही आसान काम है और अगर आपको खाली अपने डेटा में से खाली अगर आर स्क्वायर या एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो आपका कमांड हो जाएगा समरी वाला कमांड और उसके ऊपर आपने यहाँ पे डॉलर करके आर डॉट स्क्वायर कर दिया तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी आर स्क्वायर की। और अगर आपने समरी कमांड के साथ में अगर आपने यहाँ पे डॉलर करके adj.r स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर आपको आर बार स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, वो 0.9994082। तो देखिए इन वैल्यूज़ को भी आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला है। ये फॉर्मूला यहाँ पे आया है और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, राइट। और देखिए यही आपका इनका स्क्रीनशॉट भी है, राइट। तो अब हम चलिए आगे बढ़ने के पहले इस तरह से इन कमांड्स को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि आप उनको किस प्रकार से करेंगे, राइट। तो अब हम देखिए यहाँ पे जो आपने यहाँ पे समरी कमांड पहले आपने लिया हुआ था हम उसको देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका समरी कमांड है जहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए ये आपको मल्टीपल आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है और ये देखिए आपको एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। अब आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि इस आउटकम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हमने बात नहीं करी। हम ऊपर से देखिए हाईलाइट करते हैं, ये हमारा कवर हो गया, ये हमारा पार्ट कवर हो गया, फिर हमारा ये वाला पूरा पार्ट कवर हो गया, फिर हमने जो रेजिडुअल के बारे में उनकी बात सीख ली, फिर हमने मल्टीपल आर स्क्वायर के बारे में बात सीख ली, फिर हमने एनोवा के बारे में बात सीख ली। तो देखिए ये पूरी जो हमारे आउटकम है इनको हमने यहाँ पे आराम से सीख लिया है। और उसी में आप अगर यहाँ पे अगर खाली आर स्क्वायर अगर आप चाहते हो तो देखिए ये आपकी 0.999 करके वैल्यू आ गई, जो देखिए आपको यहाँ पर ये दी हुई है। और उसी में आप अगर मान लीजिए इसमें से आप अगर एडजस्टेड आर स्क्वायर की बात करना चाहते हैं तो ADJ आप यहाँ पे कमांड लगा दीजिए। तो देखिए जो आपको वैल्यू मिली है 0.9994 वो देखिए आपको यहाँ पर ये मिल गई, राइट। तो आपने देखा कि इसको आर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान काम है। और अब हम अपने दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं कि अगर हमको जो भी कोई डेटा दिया जाता है तो वहाँ पर हमारा पहला अजम्पशन होता है कि ये डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, या अपने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम ये मानते हैं कि जो हमारी रैंडम एरर्स हैं वो हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उसके कारण हमारा जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं y1, y2, yn ये भी हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो अब एक समस्या ये आती है कि अपने इस डेटा की बेसिस पर हम ये किस प्रकार से टेस्ट करें
कि हमारा डेटा जो है यह एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की पॉपुलेशन से ओरिजिनेट हो रहा है या ये उसी को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में कुछ हमारे एनालिटिकल टूल्स होते हैं, कुछ हमारे ग्राफिकल टूल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे आज एक ग्राफिकल टूल के बारे में बात करने वाले हैं। वो हमारा है क्यू प्लॉट, अर्थात क्वांटाइल प्लॉट, राइट। क्यू का मतलब होता है क्वांटाइल। तो इसके लिए हम क्वांटाइल प्लॉट का इस्तेमाल करते हुए हम एक यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट को इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम पहले समझते हैं कि ये हमारा प्लॉट किस प्रकार से तैयार होता है और उसके बाद में हम उसमें से कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो आपने देखा कि जो भी हम कोई मॉडल अपना फिट करते हैं, फिटेड मॉडल को यूज़ करके हम रेजिडुअल्स निकाल लेते हैं और हमने अपने मॉडल के जो रेजिडुअल्स हैं उनको हमने E1, E2, En के द्वारा दिखाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से हम अपने इन वैल्यूज़ को ऑर्डर कर लेते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर हम कहें कि हमारे पास E1 की वैल्यू है 2, E2 की वैल्यू है सपोज 1 और E3 की वैल्यू हमारी है 4, तो इसमें से हम इसको ऑर्डर कर लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। तो इसमें से देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E1, E2, E3 कितनी है, 4। तो इसको हम दिखा देंगे E(1), ये हमारी कितनी आ गई, 4। और जो सेकंड जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है ये आप कितनी आ गई, 2, तो ये आपकी E2 के बराबर हो गई। तो जो 4 वैल्यू है ये आपकी E3 आपकी जो थी वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू हो गई, जो मैक्सिमम वैल्यू है। जो E2 आपकी है ये आपकी जो भी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आपकी हो गई, ये आपकी कितनी है यहाँ पर E2, ये आपकी दी हुई है 2, तो ये आपकी है बेसिकली E1 हो गई। और E3 आपकी क्या हो गई, ये आपकी जो भी मिनिमम वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है E1, E2, E3 की, राइट। तो इसको हमने यहाँ पे कितनी कर दी, 1, और ये क्या है, E2 के बराबर है। तो हमने इस E1, E2, E3 को हमने इस तरह की वैल्यूज़ को हमने इस प्रकार से लिख लिया, E1 लेस देन E2 लेस देन E3, और ये E1, E2, E3 हमने ब्रैकेट में लिखे जिनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड रेजिडुअल्स। हमने अपने इन E1, E2, En को यहाँ पर ऑर्डर्ड रेजिडुअल्स में इस फॉर्म में लिख लिया। और उसके बाद हम इनकी अपनी जो भी है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, Pi = I - 1/2n, और फिर हम इस Pi और ऑर्डर्ड रेजिडुअल EI को हम प्लॉट करते हैं। और ये जो हमारा प्लॉट होता है इसको हम बोलते हैं क्यू प्लॉट, और क्यू का मतलब होता है क्वांटाइल, राइट। तो इस प्लॉट से हमको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है ये हमको देखना है। तो देखिए, एक तो इन्फॉर्मेशन हमको इस प्रकार से मिल सकती है कि अगर हमारा कोई भी एक हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो हम इसकी टेल्स को देखते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्मल, राइट। और इसमें से हम इसकी टेल को देखते हैं कि अगर किसी और डिस्ट्रीब्यूशन की टेल अगर नॉर्मल से ज़्यादा फैट होती है, मोटी होती है, तो उसको हम बोलते हैं फैट डिस्ट्रीब्यूशन, फैट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और इन केस अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जिसकी जो टेल होगी नॉर्मल से कम होती है, कुछ इस तरीके से है, तो इसको भी हम थिन टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, थिन टेल, और इसको हम बोल देंगे फैट टेल्ड। मतलब इसकी पूंछ ज़्यादा मोटी है या इसकी पूंछ ज़्यादा पतली है, तो कम और ज़्यादा किसके संदर्भ में है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। उसी तरीके से हमारा एक सिमेट्रिक कर्व होता है, तो सिमेट्रिक कर्व हमारा नॉर्मल होता है, जहाँ पर हम देखेंगे इस जो हमारी बीच की लाइन है इसके बाएं और दाएं दोनों ओर हमारा बराबर का आकार है, जैसे हमारी घंटे का आकार होता है उस प्रकार का आकार है, इस प्रकार का, जैसे हमने कहा ना बेल, इसी तरह की तो बनती है बेल आपकी, राइट। लेकिन अगर ये हमारी सिमेट्रिक नहीं होती है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि अगर हमारी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हमारा बाएं हाथ पे, इसका कर्व हमारा इस प्रकार का है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। और अगर हमारी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर राइट हैंड साइड में है तो इस प्रकार का कर्व बनेगा, इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। तो अपने इस क्यू प्लॉट के द्वारा हम इस प्रकार की जानकारी को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, राइट। ओके, तो अब हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं सबसे पहले कि रैंडम एरर्स हमारी नॉर्मल है, और उसके द्वारा मैंने Pi और EI को जो ऑर्डर रेजिडुअल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना यहाँ पर प्लॉट तैयार कर लिया है। अब हम अपना अगर जो भी देखिए तो यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे EI हो गया ऑर्डर्ड रेजिडुअल्स, और यहाँ पर हमारी हो गई क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी Pi। तो अब अगर हम इसका स्कैटर डायग्राम अगर हम देखते हैं तो स्कैटर डायग्राम में हमारे पास ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से अरेंज है, इसको देखते हुए हम अपने भिन्न भिन्न इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने इस
पिक्चर नंबर 1 की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है और सारे पॉइंट ऑलमोस्ट उसी लाइन के आसपास हैं और एक लीनियर ट्रेंड है। तो अगर हमारा इस तरीके का कर्व अगर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अगर हमारे उस लाइन के आसपास अगर लाई कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारा अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा नॉर्मल है, अर्थात जिस पॉपुलेशन से हमारे ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वो हमारी नॉर्मल है। अब दूसरी कंडीशन में हम जैसे यहाँ पे बताएं, तो इस दूसरी फिगर में आप अगर देखोगे तो किस प्रकार का हो रहा है कि सबसे पहले तो एक यहाँ पे जो हमारे ऑब्जर्वेशन का ट्रेंड बहुत ही शार्प है, शार्प अपवर्ड्स है, और उसके बाद में फिर ये नीचे हो जाता है, शार्प डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाता है, और उसके बाद में फिर से ये हमारा शार्प अपवर्ड हो जाता है, राइट। तो इस तरह का कर्व अगर हमको अगर मिलता अगर है, इस तरह का अगर हमको स्कैटर डायग्राम मिलता है, तो ये दिखाता है कि जो अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ से हमारा सैंपल आ रहा है वो हमारा हैवी टेल्ड है या फैट टेल्ड है, राइट। अर्थात कि जो भी हमारा अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो टेल्स हैं वो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा मोटी हैं, राइट। अब इसी का अगर उल्टा होता है तो उल्टा में जैसे हम कहते हैं कि ये हमारी पिक्चर नंबर है 3, फिगर 3 में क्या हो रहा है कि अगर हम कहें कि हमारा आरंभ में और अंत में ये हमारा जो भी एक्सट्रीम पर जो हमारे डेटा है ये हमारा फ्लैट हो रहा है, राइट। तो पहले यहाँ पे फ्लैट हुआ, उसके बाद में ये फिर से बढ़ गया और उसके बाद में फिर से ये फ्लैट हो गया, राइट, इस प्रकार का। तो इस प्रकार का अगर हमको स्कैटर डायग्राम मिलता है अपने इस क्यूकी प्लॉट में, तो हम कहते हैं कि जो हमारा अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा लाइट टेल्ड है, अर्थात कि जिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से हमारा ये डेटा जनरेट हुआ है वह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेल है वो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेल से पतली हैं, अर्थात थिन टेल्ड, राइट। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे को इस पिक्चर नंबर 4 की बात करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो हमारा डेटा एक नॉर्मल तरीके का ट्रेंड होता है, उसके बाद में अचानक एक यहाँ पे शार्प अपवर्ड ट्रेंड हो जाता है, राइट। थोड़ी दूर कि मध्य में आने के बाद में, मध्य के आसपास आने के बाद में अचानक ही डेटा का ट्रेंड बहुत अपवर्ड हो जाता है, और ये तो इस केस में हम कहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो उसका अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है, अर्थात डेटा हमारा एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन से ओरिजिनेट हो रहा है जहाँ पर हमारा अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है। और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे अपने इस प्लॉट को देखें, अपने इस डेटा सेट के लिए जो हमने यहाँ पर आपको उदाहरण के द्वारा दिया था, ये वाला डेटा सेट, राइट, इसी के ऊपर हमने यहाँ पर अपना ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट तैयार किया है। तो इसमें से अगर हम ये देखेंगे, हमने इस कमांड को इस्तेमाल किया है प्लॉट और lmy tilde x1 + x2 + x3, और यहाँ पे हमने दिया है विच इज़ इक्वल टू 2। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो लाइन देखिए इस प्रकार से आ रही है और जो हमारे पॉइंट्स हैं देखिए इस प्रकार से हैं, राइट, इस प्रकार से। तो आप देखोगे पहले इस प्रकार का ट्रेंड है, फिर इस प्रकार का ट्रेंड है, और फिर कुछ ऐसा हो गया, राइट। तो अब इसमें से ये कार्य होता है कि आप ये जो मैंने आपको यहाँ पे 4 सिचुएशन बताई, इसमें से आप ये देख लीजिए कि आपको किस तरीके का यहाँ पर आपका फिगर आएगा। और इसी में आप अगर देखेंगे कि ये जो मैंने आपको चौथी फिगर बनाई है, इसी में अगर आपका फिगर कुछ इसका उल्टा होता है तो इसका मतलब है कि डेटा हमारा नेगेटिवली स्क्यूड भी है। तो अब आप देखेंगे कि रियल लाइफ में आपके पास चैलेंज क्या होता है। चैलेंज ये होता है कि यहाँ पर आपका स्कैटर डायग्राम बन के आ गया। अब स्कैटर डायग्राम तो हरदम आपके इन नियमों का पालन नहीं करेगा जो आपने इस फिगर में बनाए हैं। हो सकता है कि इनका कुछ कॉम्बिनेशन भी हो, लेकिन मेन चीज़ आपको ये देखना है कि जो आपने फिगर नंबर 1 में बनाया था कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। और जब ये हमारा नॉर्मल 0 1 हमारा जब अगर नहीं होगा अगर, देन उस केस में क्या करेंगे, ये हमारी समस्या है। हम आपको इसको आर सॉफ्टवेयर में करके भी दिखा देते हैं कि इसको हम किस प्रकार से करेंगे, राइट। तो ज़रा सा अपने इस कमांड को हम आपको यहाँ पे प्लॉट करके भी दिखा दें कि तो देखिए ये क्या हो गया, इस प्रकार से देखिए आपका इसका कर्व आ गया है, राइट। तो देखिए ये वही कर्व तो है जो आपको मैंने यहाँ पर करके प्लॉट करके दिखाया था, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि जो भी हमारा नॉर्मल प्लॉट है, क्योंकि प्लॉट है, इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो किसी एक अननोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होता है और उसके बारे में मुझे बहुत
एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन ये हमारा कार्य होता है कि हम अपने स्टैटिस्टिक्स के भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे टूल्स हैं उनका हम इस्तेमाल करें, चाहे हमारे एनालिटिकल टूल्स हों, चाहे ग्राफिकल टूल हैं, उसके द्वारा हम ये इस्टेब्लिश करें कि हमारे इस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यह है कि नहीं है। जैसे इस केस में हमारा बेसिक एजम्पशन था अपनी एनालिसिस में कि डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा डेटा नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, क्या हमारा डेटा किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ओरिजिनेट हो रहा है, हाँ कि ना। अगर हाँ, देन तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उत्तर आता है नहीं, तो उसके बाद में मुझको ये देखना पड़ता है कि ये कितना डेविएट कर रहा है। अब अगर कोई हमारे एक इस स्कैटर डायग्राम में हमारे 90% पॉइंट्स हमारे उसी लाइन के आसपास लाई कर रहे हैं, 10% पॉइंट कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, तो उस केस में आपको किस प्रकार से फैसला करना है, ये आपका फैसला होगा। आप अगर मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा ठीक है, थोड़ा सा डिवीशन हो रहा है, 100% नॉर्मलिटी तो रियल लाइफ में मिलना बहुत कठिन होती है। ठीक है, हमारे ऑब्जर्वेशंस में के द्वारा हमारे कंक्लूजन्स में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन मोर और लेस ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम फोरकास्ट करना चाहें कि आज शाम को 4 बजे बारिश होगी, अब वो 4 बजे की जगह अगर 4:30 बजे हो जाती है और 3:30 बजे हो जाती है, तो तब भी मुझे उसमें एटलीस्ट मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी को हो तो पता नहीं। तो इसी तरह से हम अपनी मॉडलिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर वो नॉर्मलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और उसके अंदर हमको अपनी एनालिसिस किस प्रकार से करनी है, ये हमारा एक दूसरा एस्पेक्ट होता है। और उसके लिए इसीलिए हमारी स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस में बहुत से टूल्स इसीलिए डिफ़ाइन करे गए हैं कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये हमारा इसका जो पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है या जो अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्क्यूड है या उसका टेल्स फैट हैं, तो उस केस में हम अपने कुछ और जो हमारे टूल्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में यूजुअली हमने देखा है कि अगर आपका डेटा अगर एक रीज़नेबल साइज़ का अगर है, तो नॉर्मलिटी एजम्पशंस को सेटिस्फाई करना बहुत कठिन नहीं होता है, राइट। तो अब लेकिन आज से आपका यहाँ पे एक कार्य शुरू होता है कि आप अपने जो डेटा सेट्स आपने लिए हैं, आप उसके ऊपर ज़रा सा इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करिए और देखिए कि आप इसमें से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट को आप किस प्रकार से देख सकते हैं या उनका गुडनेस ऑफ फिट किस प्रकार से आ सकता है। और ये जो मैंने आपको क्यू प्लॉट बताया है, ये खाली नॉर्मल के केस में नहीं इस्तेमाल होता है। ये हमारा जो भी कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ से हमारा सैंपल आ रहा है, चाहे वो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में हो, चाहे एस्टिमेशन के लिए हो, अगर हमको ये वेरीफाई करना है कि डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है कि नहीं, तो हम इस नॉर्मल क्यू प्लॉट का हम इस्तेमाल हरदम कर सकते हैं, जो एक हमारा बहुत अच्छी ग्राफिकल डिवाइस है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि आप कुछ डेटा सेट लेकर के उनकी प्रैक्टिस करेंगे और जो आपका डेटा कहना चाह रहा है और जो आपकी एनालिसिस कह रही है, दोनों के बीच में आप एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे। और अगले लेक्चर में हम आपको एक और तरीके का जो हमारा रिग्रेशन मॉडल होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, उसके बारे में बात करने आएंगे। तो आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए और हम भी तैयारी करते हैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाने की। तब तक के लिए गुड बाय।